इसके बाद में शेन क्विंसी के पास में आता है और उसे कहने लगता है, मिस क्विंसी, आप भी एक गिल्ड के लीडर है और यहाँ पर मैं भी फॉर्चून गिल्ड को लीड कर रहा हूँ, तो आपको पता ही होगा मेरे ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है। मुझे अपने साथ के सभी कैंडिडेट्स का भी ध्यान रखना होता है। इसी वजह से मैं फिलहाल इस हालत में नहीं हूँ कि आप लोगों के साथ में किसी तरह की लड़ाई कर सकूं या फिर जियान मैंग को अपने ऊपर किसी तरह गुस्सा दिला सकूं। इसलिए उसके बनाए हुए किसी भी नियम को हम तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। हम उसके नियम को पूरी तरह से फॉलो करेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे लीडर यहाँ पर नहीं है और इसके अलावा सिस्टर लिग्यून यहाँ पर नहीं है, इसलिए जब तक वो यहाँ पर नहीं आ जाती तब तक मैं नहीं चाहता इसके ऊपर आगे कोई भी बात हो। एक बार जब वो दोनों वापस आ जाएंगे उसके बाद में सब कुछ अपने आप ही सेटल हो जाएगा। क्वींसी कहती है, कहीं तुम मुझे धमकी देने की कोशिश नहीं कर रहे, मुझे उनके नाम से डराने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनने के साथ में एकदम से शेन के चेहरे के सारे एक्सप्रेशन एकदम बदल जाता है। वो एक दिशा में इशारा करते हुए कहने लगता है, मेरे को जो कहना था मैं वो कह चुका हूँ। ये कहते हुए शेन जब यहाँ से ये सब इशारा कर रहा होता है तब इसका मतलब ये है कि क्वींसी को वो यहाँ से जाने के लिए कह रहा है और वो आगे अब क्वींसी से कोई बात करना नहीं चाहता। ये देखकर क्वींसी बहुत ही गुस्सा होते हुए यहाँ जाने लगती है और क्वींसी के साथ के बाइक कल्टिवेटर जाने लगते हैं। इन सभी को एकदम शांति से यहाँ देखकर शेन सोचने लगता है, कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। ये तूफान से पहले की शांति है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जरूर से जियान मैंग के पास जाकर इस सब की चुगली करेंगे और वो मुझसे लड़ने के लिए आ जाएगा। लेकिन मुझसे डरता नहीं हो, मेरे साथ के एक कल्टिवेटर का हाथ मुझे काटना पड़ा है, उसकी इस कुर्बानी को हम ऐसे जाने नहीं देंगे। ये दोनों के दोनों जितनी शांति से यहाँ चले गए, इसका मतलब साफ है इनके माइंड में जरूरी कुछ ना कुछ खतरनाक चल रहा है और उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे, लेकिन मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। शेन ये सब कुछ सोच रहा होता है। इसी टाइम पर क्वींसी के साथ में जो दूसरा बंदा है जिसका नाम है पाई, ये क्वींसी से कहने लगता है, ये एरिया काफी शानदार है। कुछ देर पहले जियान मैंग इस जगह पर था और उसने एक बहुत ताकतवर मॉन्स्टर को इस जगह मारा था, इस वजह से ये एरिया पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, हम यहाँ पर आराम कर सकते हैं। क्वींसी कहती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सभी कल्टिवेटर ध्यान से सुनो, कुछ देर के लिए हम यहीं पे अपना पड़ाव डालेंगे। जितनी देर के लिए हम यहाँ पर आराम कर रहे हैं हम बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जल्दी से एक फॉर्मेशन सेटअप करो, हमारे पास में जो तिलिस्मन है उसकी एनर्जी को हम तेजी से बढ़ाएंगे। क्वींसी के इतना करने के साथ में उस जगह पर एक फॉर्मेशन सेटअप होता है जिसके बीच में एक कढ़ाई रख दी जाती है। इसके बाद में एक कल्टिवेटर भाग के क्वींसी के पास में आता है और उसे कहने लगता है, जैसा कि आपने कहा था सब कुछ हो चुका है, तिलिस्मन की पावर बढ़ने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। क्वींसी कहती है, बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। जो कहते क्वींसी खुद से इस कढ़ाई के पास में आती है और उसके अंदर कोई चीज डालते हुए कहने लगती है, ये एक बहुत स्पेशल चीज है जिसका नाम डिमोनिक ब्लड है। जब मैं इसे इसके अंदर डालूंगी तब इस कढ़ाई के अंदर हम जिस भी तिलिस्मन डालेंगे उसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक स्पेशल लिक्विड इस जगह पर समन होगा और फिर उस लिक्विड की पावर को हम और भी ज्यादा कंडेंस करेंगे, जो कि आगे हमारे बहुत काम आने वाला है। क्वींसी की ये बात भाई कल्टिवेटर्स को काफी पसंद आती है, उस सबके सब उसे सपोर्ट करने लगते हैं। फिर क्वींसी उस कढ़ाई के अंदर उस चीज को डाल देती है, जिसके तुरंत बाद उस कढ़ाई के अंदर काफी सारा ब्लड टाइप कुछ दिखाई देने लगता है। कढ़ाई गर्म होने लगती है और उस कढ़ाई के अंदर उबाल आने लगता है, धुआं बाहर निकल रहा है और इस रेड धुएं को देखकर सब पता चल रहा है इसके अंदर एक स्पेशल एनर्जी है, जिसे देखकर ये कल्टिवेटर पाई बोलने लगता है, ये एनर्जी तो काफी शानदार है लेकिन बहुत कमजोर भी है। हमने जितना एक्सपेक्ट किया था ये उतनी चीजें नहीं है। अगर हमें यहाँ पर अच्छा धुआं चाहिए और अगर हम चाहते हैं इस धुएं से कल्टिवेशन के अंदर सच में हमारा कोई प्रॉफिट हो तो हमें फॉर्च्यून मिली कल्टिवेटर्स की मदद लेनी होगी, क्योंकि वही है जो कि ये सब कुछ कर सकते हैं। आग से रिलेटेड सारा काम उन्हीं की देखरेख में होता है। अगर फॉर्च्यून मिली कल्टिवेटर्स का जादू यहाँ पर शामिल नहीं होगा तब तो इसी एनर्जी जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं ये काफी ज्यादा कमजोर ही रहेगी। क्वींसी बोलती है, सीनियर ब्रदर भाई आप कुछ ज्यादा चिंता करते हैं, हमारे पास में जियान मैंग है जो कि इन सभी से कई ज्यादा ताकतवर है। उसके हमारे साथ में होते हुए हमें किसी भी और कल्टिवेटर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सारे तो उसके सामने कचरे के बराबर है जो कि हम इधर उधर फेंकते हुए चल सकते हैं। हमें किसी भी तरीके से उससे तुरंत मांगने की जरूरत नहीं है। भाई कहता है, अगर ऐसी बात है यहाँ पर मेरे इस तरह के सुझावों का कोई मूल्य नहीं है तो फिर मैं रुक नहीं सकता, मैं जल्दी जाकर फॉर्मेशन पर चेक कर लेता हूँ, यह सारा काम तुम ही संभालो। ये कहते हुए पाई क्वींसी को इस जगह पर अकेला छोड़कर और उसकी लीडरशिप को यहीं छोड़कर वहां जाने लगता है। पाई को इससे ज्यादा दिखकर क्वींसी सोचने लगती है, ये भी यहाँ जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है ये हमें छोड़ के नहीं जा रहा, अभी केवल यहाँ पर जाकर कल्टिवेटर की फॉर्मेशन को चेक करेगा। अभी भी ये मेरे साथ में ही है, मुझे पता है इसकी वफादारी के ऊपर मुझे शक नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर इसी तरीके से सभी कल्टिवेटर हमें छोड़ छोड़ के जाने लगे तब तो हमारा काफी नुकसान हो जाएगा, हम संख्या में कम हो सकते हैं। क्वींसी ये कह रही होती है तभी उसे किस चीज का एहसास होता है, उसे अपने एहसास में जो स्मेल है ये बदलती हुई लगने लगती है। इसके साथ में क्वींसी समझ जाती है इस स्मेल को कुछ और मॉन्स्टर ने सूंघ लिया है और वो तेजी से इसी तरफ आ रहा है। वो जल्दी से सारी कल्टिवेटर्स बोलने लगती है, यहाँ से निकलो, मॉन्स्टर्स इसी तरफ आ रहा है, वो जल्दी ही हम पर अटैक कर देंगे। क्वींसी के इतना के साथ में बिल्कुल ऐसा होता भी है, सामने की तरफ से काफी सारे मॉन्स्टर उस तरफ आने लगते हैं। ये कुछ अजीब तरह के सुअर है और इसके अलावा सांप, भेड़िए और बुल भी। वैसे तो ये सारे आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन इस खुशबू के कारण ये बुरी तरीके से इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है कि आपस की दुश्मनी भूल चुके हैं। सेम ऐसे इफेक्ट पक्षियों के अंदर दिखाई दे रहा है, पक्षियों की झुंड भी तेजी से इसी तरफ बढ़ रहे हैं। इन सभी को आदत दिखकर ये कल्टिवेटर अपनी रफ्तार को और बढ़ाते हैं। यहाँ से हम गुफा का सीन दिखते हैं जहाँ पर सारे कल्टिवेटर छुप के बैठे हुए हैं।
इस गुफा के अंदर कौशल ब्लड दिखाई देता है जो कि बाहर की साइड से अंदर की तरफ आ रहा है। इन कैलकुलेटर्स का लीडर पाई आगे बढ़कर इस ब्लड को चेक करने लगता है। इससे उस पर चलता है ये सारा ब्लड ताजा है। तभी बाकी कैलकुलेटर जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए हैं वो कहने लगते हैं, लीडर क्या हुआ, कि ये सारा ब्लड मोस्टर्स का है, इसका मतलब बाहर जितने मोस्टर्स थे वो सभी सब मारे जा चुके हैं, हमें अब यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। ये कहते हुए इस कैलकुलेटर का हाथ मोस्टर के इस ब्लड के ऊपर पड़ जाता है। वो अपने हाथ से दिखता है और फिर कहने लगता है, मेरे हाथ के ऊपर मोस्टर ब्लड लगा हुआ है, शायद से इसका मतलब ये है जब मैं सो रहा था तब मैं सपने में ही मोस्टर से फाइट कर रहा था, कोई ऐसा तो नहीं जब मैं नींद में था उसी टाइम पर मैंने कब से मोस्टर्स को मार दिया। भाई कहता है, जब सपने में देखो ये सारे खून बाहर की साइड से अंदर की तरफ आ रहा है और जो तुम्हारे हाथ के अंदर लगा हुआ है ये ब्लड थोड़ा खतरनाक हो सकता है, जल्दी से अपने हाथ धो लो, सबके सब उठ जाओ, हमें यहाँ पर इस गुफा के अंदर छुपे हुए 1 घंटे ज्यादा टाइम हो चुका है, अगर मॉन्स्टर अभी तक बाहर होते तो अंदर आ चुके होते, वो अभी तक अंदर नहीं आए हैं, यानी इसका मतलब वो सब खत्म हो चुका है, अब हमें बाहर जाना चाहिए। भाई की बात सुनकर सारे कैलकुलेटर उस गुफा से बाहर निकलते हैं। बाहर की साइड का माहौल एकदम ही अलग होता है, चारों तरफ खून खून फैला हुआ है, जितने मॉन्स्टर्स इन पर अटैक करने के लिए आए थे वो सारे मारे जा चुके हैं सिवाय कुछ मॉन्स्टर को छोड़कर, जैसे कि ये लायन, शायद से ये वो लायन नहीं है जिसकी फाइट शेड के साथ में हुई थी, ये कोई दूसरा है जो कि इस अजीब से लिक्विड की खुशबू सूंघते हुए इस जगह पर आ चुका है। यहाँ पर ही बाहर की साइड में इसी लिक्विड को आराम से टेस्ट कर रहा होता है और साथ में यहाँ पर एक बंदर भी है। ये दोनों आराम से इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी एकदम से इन्हें किसी के चिल्लाने की हो जाती है। एक और मॉन्स्टर इस जगह पहुंच चुका है, जमीन के अंदर से एक बड़ा सा अर्थवॉर्म टाइप का मॉन्स्टर वहां से बाहर निकलता है, जिसे देखने के साथ में ही ये लायन बहुत ज्यादा डर जाता है, वो तेज से वहां से भागने लगता है और मंकी की हालत भी सेम ऐसी ही होती है, लेकिन उसे बिल्कुल भागने मौका नहीं मिलता। अर्थवॉर्म सीधे उसको अटैक कर देता है और एक ही झटके में उसे निकल जाता है। इसके बाद में ये भी उस बर्तन तो बढ़ता है और उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे खाने लगता है। इसके बाद में हमें पता चलता है ये सब कुछ असल में एक चाल थी, इस लिक्विड को यहाँ पर क्रिएट इसलिए किया जा रहा था ताकि जितने भी आसपास की ताकतवर मॉन्स्टर्स है वो सब के सब यहाँ पर आ जाए, और जब वो सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे तो इस लिक्विड के लिए आपस में फाइट करने लगेंगे और आखिरी के अंदर कोई एक मॉन्स्टर ही बचेगा जो कि उन सभी में से सबसे ताकतवर होगा, जिससे ये सारे कैलकुलेटर मिलकर अटैक करके खत्म करेंगे और उसकी रिसोर्स को अपने पास में रख लेंगे। इस तरीके से कैलकुलेटर्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो आसानी से कई सारे मॉन्स्टर्स शिकार कर सकते हैं, उनकी रिसोर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। क्वींसी अपने इसी प्लान को एक पत्थर भी छुपकर अपने सारे साथियों को बता रही होती है और फिर वो उनसे कहती है, क्या हम पूरी तरह तैयार है। ये सुनकर ये दूसरा कैलकुलेटर शेंग जियान जल्दी से अपने पास से एक तरह से मार निकालता है, उसे जमीन के ऊपर रख देता है, जिससे वहां पर एक फॉर्मेशन तैयार हो जाता है और फिर कहता है, हाँ अब हम तैयार है। शेंग जियान के इतना करने के साथ में इस फॉर्मेशन के चारों तरफ 3 और कैलकुलेटर जाके बैठ जाता है। ये फॉर्मेशन इस तरीके से बनाया गया है कि इसके ठीक बीच में ये मॉन्स्टर आ जाए। कुछ ही सेकंड्स के अंदर इस मॉन्स्टर के ऊपर इस फॉर्मेशन का इफेक्ट देने लगता है, इसकी बॉडी के अंदर बहुत ही दर्द होने लगता है, ये जोर चीखना शुरू कर देता है और साथ में इसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ये किसी चाल के अंदर फंस चुका है। इस मॉन्स्टर की इन हरकतों को क्वींसी देख रही होती है, वो जल्दी से अपने सारे साथियों से कहती है, ये पूरी तरह चौकन्ना हो चुका है, अभी जल्दी ही यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, हमें इसे भागने नहीं देना है। यहाँ पर क्वींसी का ये कहना बिल्कुल ठीक होता है, वो अर्थवॉर्म तेजी से जमीन के अंदर घुस जाता है। इसके जवाब में पाई अपने सारे साथी कल्टिवेटर को कहने लगता है, जल्दी से अपने पास से 5-4 तिलिस्मन बाहर निकालो, उसकी वजह से हम इस अर्थवॉर्म को यहाँ से भागने से रोक देंगे। ये सुनकर वो सारे कल्टिवेटर बिल्कुल ऐसे करते हैं, वो सारे उस तिलिस्मन को एक्टिवेट करते हैं, जिसके साथ में ये तिलिस्मन वहाँ पर हवा के अंदर उड़ने लगता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये सारे तिलिस्मन एक जगह पर इकट्ठा होकर एक और फॉर्मेशन का रूप ले लेता है, जो कि जमीन के अंदर इफेक्ट डाल रहा है। इस इफेक्ट के कारण ये अर्थवॉर्म जो कि अपनी आधी बॉडी को जमीन के अंदर घुसा चुका होता है, एकदम से इसे बहुत ही बिजली का झटका लगता है और ये वापस से बाहर आ जाता है। ये देखकर क्वींसी बहुत खुश जाती है, वो कहने लगती है, ये तो काफी शानदार था, हमने यहाँ पर 2 फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया है, पहले फॉर्मेशन से हम इसे फाइट में हराएंगे और दूसरे फॉर्मेशन से इसे यहाँ से भागने देंगे, ये कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है। तभी दोबारा से बाजी बदलती है, वहाँ की जमीन बुरी तरह हिलने लगती है। क्वींसी कहती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये जमीन के अंदर इतनी ज्यादा हलचल कैसे हो रही है। तभी जमीन ऊपर की तरफ उठने लगती है, ऐसा लगता है जमीन के अंदर से कुछ बाहर निकल रहा है। इसी समय ये दूसरी तरफ अर्थवॉर्म जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। ये देखकर क्वींसी काफी घबरा जाती है, वो कहने लगती है, ये अर्थवॉर्म के अंदर अर्थ एट्रीब्यूट की पावर है और इसके अलावा ये चिल्ला के अपने साथ के कैलकुलेटर्स को बुला रहा है। हमने इन दोनों चीजों को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। एक अर्थ एट्रीब्यूट के अर्थवॉर्म के ऊपर हम किसी भी तरीके के अर्थ टाइप के फॉर्मेशन को इफेक्ट नहीं डाल सकते, यानी कि हमारे बनाए साइड फॉर्मेशन पूरी तरह से बेकार है, ये ऐसे भागने में कामयाब हो जाएगा और आसानी से इस फॉर्मेशन को तोड़ देगा। क्वींसी के इतने के साथ में बिल्कुल ऐसा होता भी है। अर्थवॉर्म चोर से अपनी पूंछ को जमीन में पटकता है, जिसके साथ में 2 चीजें होती है, एक तो फॉर्मेशन टूट जाता है और इसके अलावा जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है, जिसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगते हैं। ये सारे इस अर्थवॉर्म की जहाँ मदद करने के लिए आए हैं। जब रहने के साथ में ये क्वींसी और बाकी कैलकुलेटर्स के ऊपर अटैक कर देता है। क्वींसी कहती है, जल्दी से फाइट शुरू करो, हमें इस सबको हराना होगा। यही कहते हुए क्वींसी और बाकी कैलकुलेटर्स तो इन सभी से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैलकुलेटर भी है जो कि बहुत ज्यादा डर चुके हैं, वो इधर उधर भाग रहे हैं और इन कैलकुलेटर्स का यहाँ पर इधर उधर भागना पूरे फॉर्मेशन को बेकार कर रहा है। इस तरीके से पूरे प्लानों खराब होता देखकर क्वींसी जल्दी से इनके पास में आती है और इनसे कहने लगती है, तुम्हें हुआ क्या है, तुम सबके सब ऐसे भाग क्यों रहे हो, ऐसे डरपोक मत बनो, यहाँ पर हम फाइट करने के लिए आए
और यहाँ पर हमारी फाइट लगातार मुश्किल से तो हो ही रही है। तो फिर अब इस छोटे मोटे फाइट से घबराने का कोई मतलब नहीं बनता है। सबके सब डट के इन मुश्किल से फाइट करो। ये कहते हुए अब क्विंसी को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है। वो सोचा लगती है अगर मुझे पता होता ये फाइट इतनी तक खतरनाक हो सकती है तो मैं उन फोर्जिंग वैली कैलकुलेटर्स को भी अपने साथ में ले लेती। अगर यहाँ पर वो हमारे साथ में होते तो जरूर से इन तलिस्मन्स की पावर को काफी से बढ़ा देते और हमारे फॉर्मेशन की पावर भी काफी बढ़ जाती, जिसके बाद में ये अर्थ फॉर्म तोड़ नहीं पाता। अब फोर्जिंग वैली की कल्टिवेटर्स की ब्लेसिंग के बिना इस मोस्टर को हराना काफी तो मुश्किल होने वाला है। इसी समय ये लड़कियां जो कि डर के यहाँ से भाग रही थी, ये कुंजी से बोलने लगती है आप तो हमारी लीडर है, यहाँ पर सभी कल्टिवेटर्स के बीच में आपका एक बड़ा होता है, इसलिए आप किसी न किसी तरह से बच जाएंगी, लेकिन हमें अपने आप को खुद से बचाना है। आपके लिए सब कुछ कहना आसान है कि वीरता से लड़ाई करो, लेकिन यहाँ पर हम लड़ाई करें किस तरीके से। इस सेंटीपीड को देखिए, ये कितना ज्यादा बड़ा है और वैसे भी हमारा काम इसके ऊपर अटैक करना था, वो भी उस टाइम पर जब ये फॉर्मेशन के अंदर कैद हो। लेकिन अब मुझे यहाँ पर कोई फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहा और ना ही ये सेंटीपीड किसी कैद में दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहती हैं इसके ऊपर हम भी अटैक करें तो जल्दी से इस सेंटीपीड को किसी कैद में डालिए। यहाँ से हम फोर्जिंग वैली के शेन को दिखता है जो कि इस फाइट को काफी दूर से देख रहा है। वो फाइट की रेंज से बाहर है। शेन के साथ का एक कैलकुलेटर उसे कहने लगता है हम कब तक इन सारे कैलकुलेटर्स को मॉन्स्टर के साथ में इसलिए फाइट करता हुआ देख रहेंगे। वो मॉन्स्टर्स इन कैलकुलेटर्स को घायल कर रहे हैं, शायद से अब टाइम हो चुका है, हमें भी कुछ करना चाहिए। ये सुनकर शेन पहले तो कुछ सोचता है और फिर कहता है फोर्जिंग वैली के सभी कैलकुलेटर्स मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनो, यहाँ से आगे। शेन यहाँ पर अपनी बात को कंप्लीट कर ही रहा होता है तभी एकदम से क्विंसी की आवाज आती है मुझे पता है फोर्जिंग वैली के सभी कैलकुलेटर्स तुम सबके साथ बहुत बड़े डरपोक हो, ऐसे भागने की सोच रहे हो, लेकिन ऐसा करना मत। जल्दी से यहाँ पर आओ और इस फाइट के अंदर हमारी मदद करो, वरना हम तुम्हें भगोड़ा करार दे देंगे। इस लाइन को सुनने के बाद में फोर्जिंग वैली का ये कैलकुलेटर जो कि अब तक इन सभी लोगों की मदद करने की सोच रहा था, उसके मन से मदद की सारी भावना खत्म हो जाती है। वो शेन से कहता है आप बिल्कुल ठीक सोच रहे थे, ये लोग मदद के लायक नहीं है। शेन कहता है लेकिन फिर भी हम डरपोक नहीं है, यहाँ से हम भागेंगे नहीं, इनकी मदद करेंगे। कल्टिवेटर्स आगे बढ़ो, हम सब के सब भले ही सेम वैली से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन ये फिर भी हमारे साथ कल्टिवेटर्स है जिनकी हमें मदद करनी होगी। ये कहने का तो शेन उस कल्टिवेटर जिसका हाथ अभी भी कटा हुआ था उसके दूसरे हाथ को पकड़कर तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और शेन के साथ के बाई कल्टिवेटर्स भी उसे फॉलो करते हैं। इसी टाइम पर हम देखते हैं जियान मैंग भी इसी के पहुंच चुका है जो कि एक पक्षी की ओर बैठा हुआ है। फोर्जिंग वैली के सारे कल्टिवेटर्स को आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखकर ये कहने लगता है ये सारा कचरा है, ये सब मिलकर भी उस एक मोस्टर को नहीं हरा सकते, यहाँ पर सारा काम मुझे संभालना होगा। ये कहते वो अपने पक्षी की मदद से तेजी से आगे तरफ बढ़ता है और फिर सीधे उस सेंटीपीड के ऊपर अपने स्वॉर्ड से एक बहुत जोर से टक्कर देता है। स्वॉर्ड के अंदर से काफी तेजी से काफी डार्क एनर्जी बाहर निकलती है जो कि तेजी से सेंटीपीड तक बढ़ रही होती है और बुरी तरीके से सेंटीपीड की बॉडी के अंदर घुस जाती है। तभी सेंटीपीड अपना अगला अटैक करता है। वो जल्दी से अपनी पूंछ से जियान मैंग के ऊपर अटैक कर देता है। इसके जवाब में जियान मैंग अपने सामने एक शील्ड समन करता है, लेकिन शील्ड इतनी मजबूत नहीं है कि सेंटीपीड के अटैक को रोक पाए। जैसे ही अटैक उस शील्ड के ऊपर पड़ता है शील्ड टूट जाती है और इसके बाद में जियान मैंग और वो जिस माउंट की ओर बैठा हुआ है उन दोनों के ऊपर एक काफी अच्छा खासा इफेक्ट होता है। जियान मैंग कहने लगता है तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मेरा नाम जियान मैंग है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते जियान मैंग अब डिसाइड करता है वो खुद से एकदम पास से पहुंचकर केवल एक ही अटैक के अंदर इस फाइट को खत्म करेगा। ये सोचकर वो तेजी से उस सेंटीपीड के एकदम पास में जाता है, लेकिन यहाँ पर वो एक चीज भूल जाता है, ये सारे सेंटीपीड बहुत जहरीले हैं। जैसे ही सेंटीपीड जियान मैंग को एकदम अपने पास में देखता है वो जल्दी से अपने मुंह से काफी सारा पॉइजन उसकी तरफ उगल देता है। उसके मुंह से ब्लैक रंग का धुआं निकलता है, जिसे देखते जियान मैंग समझ जाता है ये पॉइजनस है। वो जल्दी से और माउंट से कहता है यहाँ से ऊपर की तरफ चलो, हमें से दूर हटना होगा। जियान मैंग ने यही कहते हुए अपने आसपास में एक शील्ड बना ली है ताकि बाहर की हवा अंदर ना पाए। इसके बावजूद भी वो पॉइजन अंदर तो आ ही जा रहा है, इसलिए उसने अपने मुंह को ढक भी लिया है। यही सारी सावधानी बरतते हुए वो तेजी से अपने इस पक्षी की ओर बैठकर यहाँ से उड़ जाता है। यहाँ पर उसने किस तरीके से खुद की जान तो बचा ली है, लेकिन अभी भी उस पूरे एरिया के अंदर अब पॉइजन फैल चुका है। यानी कि यहाँ पर आके उसने कोई मदद नहीं की बल्कि और ज्यादा रायता फैला दिया। ये खुद तो अपने पक्षी की ओर बैठकर यहाँ से उड़ के निकल गया, लेकिन वो कल्टिवेटर जिनके पास में इस तरह कोई सुविधा नहीं है और जो ज्यादा तेज नहीं है वो यहाँ पर फंस गए। यहाँ से हमें जमीन पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि अपने साथ की एक दूसरी लड़की को पकड़ के बैठी होती है। यहाँ पर इस दूसरी लड़की की डेथ हो चुकी है और ये पहली लड़की रोते हुए इसे उठाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद में हम दूसरी तरफ शेंग जैन को देखते हैं जो कि अपने पक्षी की मदद से काफी दूर पहुंच चुका है। इसके बाद में वो जमीन पर उतरता है और कहने लगता है तुम सबके सब एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, मैंने अपने एसेट्स में केवल कचरा जमा कर रखा है, तुम्हें केवल एक छोटा सा काम दिया था कि किस तरीके से इस मॉन्स्टर को फॉर्मेशन के अंदर फंसाओ, लेकिन तुमसे तो वो काम भी नहीं हुआ। अगर तुम लोग इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते तो तुम सबके सब किसी भी काम के नहीं हो। जियान मैंग ये सब कुछ क्विंसी भाई और इसके अलावा उनके साथ ही बाइक कैलकुलेटर से बोल रहा होता है। जब जियान मैंग ने उस सेंटीपीड से फाइट शुरू की थी उस टाइम पर ये सबके सब वहां से बच के निकल गए थे। जियान मैंग यहाँ पर काफी गुस्से में होता है। क्विंसी आगे बढ़कर जियान मैंग को समझाने की कोशिश करती है। तभी शेंग जियान यहाँ पर गलतियों का सारा ठीक रहा फोर्चून वैली कैलकुलेटर को फोड़ने की कोशिश करता है। वो जल्दी से शेंग की तरफ उंगली कर देता है और फिर कहने लगता है ये सब कुछ फोर्चून वैली के इस कैलकुलेटर की वजह से हुआ है, इसने अपने साथी कैलकुलेटर के साथ में मिलकर हमारे साथ में गद्दारी की। इस मिशन के अंदर इन लोगों ने हमारी कोई मदद नहीं की।
अगर यहाँ पर हमारी मदद करते तो हम जरूर जीत जाते। ये सबके सब डरपोक है जिन्होंने इतनी ताकतवर फाइट से पहले हम सभी को यहाँ पर अकेला छोड़ दिया। क्विंसी को भी शिंग जियान की ये लाइन काफी सही लगती है और वो भी यहाँ पर शिंग जियान को भी सपोर्ट करने लगती है और फिर कहती है हाँ शिंग जियान बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सब कुछ इस कल्टिवेटर शिंग की वजह से हुआ है। ये एक बहुत बड़ा धोखेबाज, गद्दार और डरपोक है। इसने अपने सारे कल्टिवेटर्स को भी अपने साथ में हमसे दूर कर दिया। इसी वजह से हमारी पूरी प्लानिंग बुरी तरह से बेकार हो गई। क्विंसी यहाँ पर अपने झूठ को सच प्रूफ करने के लिए जरूर चिल्ला के ये सब कुछ कह रही होती है। जिस सुनकर एजेंट इस जगह पहुंच जाता है। वो इस टाइम पर हवा में अपने गोल्डन बर्ड की ओर बैठा हुआ है। जहाँ पहुंचते ही वो कहने लगता है कि किसके चिल्लाने की आवाज है। इस आवाज को तो मैं अच्छे से पहचानता हूँ, ये तो उस लड़की की चिल्लाने की आवाज है जिसने मेरी अंडरवेयर चुराई थी। एजेंट को वहां आसमान में देखकर शिन कब्जे तो घुस जाता है। वो जल्दी से चिल्लाकर उसे अपनी तरफ बुलाने लगता है। यहाँ पर एजेंट के साथ में ले ग्यान भी है जो कि अपने हंस कर बैठी हुई है। ये दोनों जिन पर लैंड करते हैं और इसके बाद में एक बहुत बड़ी रास्ता पता चलता है। यहाँ पर इन सभी कल्टिवेटर्स को यह बताया गया है कि एजेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और शायद से वो मर सकता है। इसी वजह से जब भी कल्टिवेटर अपने सामने एजेंट को एकदम सही सलामत और ढंग से चलता हुआ देखता है तो सबके सब काफी चौंक जाता है। एजेंट खुश होता हुआ इनकी तरफ बढ़ते हुए बोलने लगता है, तो में से किसको अपनी मौत अपनी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? मेरे साथ के जिस भी कल्टिवेटर को जिसने परेशान किया है वो मरने के लिए तैयार हो जाओ। फोर्ज वैली कल्टिवेटर्स, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान की जरूरत नहीं है। तुम्हारा लीडर यहाँ पर आ चुका है। मुझे बताओ तुम्हें किसने परेशान किया, मैं तुम्हें उसे मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। एजेंट को यह पता देखकर एक दूसरे वाली कल्टिवेटर बोलने लगता है, ये लड़का फिर से यहाँ पर आ गया, दोबारा से अपनी दादागिरी चलाएगा और इसके यहाँ पर आ जाने से फोर्ज वैली कल्टिवेटर्स के अंदर दोबारा से पावर आ जाएगी। ये सब के सब दोबारा से हमारे सर के ऊपर चढ़ के नाचेंगे। इसी टाइम पर फोर्ज वैली का वो कल्टिवेटर जिसका भी हाथ कटा था वो आगे बढ़ते हुए एजेंट से कहने लगता है, एजेंट अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, तुम देख रहे हो मेरी क्या हालत हो गई है। ये कहते हुए ये कल्टिवेटर लियो एजेंट के एकदम पास में गिर जाता है। एजेंट जल्दी से इसे मारने लगता है और उसे कहता है, ब्रदर लियो ये तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा हाथ किसने काटा, जल्दी से मुझे सब कुछ बताओ, यहाँ पर हुआ क्या है। एजेंट की बात सुनकर ये कल्टिवेटर लियो जल्दी से रोना बंद करके एजेंट को कुछ बताने लगता है। यहाँ पर जब ये सारी कहानी चल रही होती है इस टाइम पर जियानमिंग, पाई और क्विंसी से कहता है, कुछ देर पहले मैं उस सेंटीपीड से फाइट कर रहा था, वो फाइट काफी शानदार थी और मैंने भी उस सेंटीपीड के ऊपर काफी अच्छा अटैक किया। वो काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका होगा, अब तक तो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होगा। इसलिए जल्दी से अपनी वैली के सारे कलेक्टर्स को ऑर्डर दो कि उस सबके सब पूरे जंगल के अंदर फैल जाए और उस सेंटीपीड को ढूंढने की कोशिश करे। वो अभी तक ज्यादा दूर नहीं गया होगा। और एक और बात मैं इस बार साफ कर देता हूँ, अगर इस बार किसी भी तरह गलती हुई तो तुम्हें एक बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जैसे ही कहीं पर भी वो सेंटीपीड दिखाई दे जल्दी से सिग्नल के जरिए मुझे बताना और फिर मैं जल्दी से जल्दी उसके पहुंचकर उस सेंटीपीड को खत्म करूंगा। जियानमिंग इन दोनों को इसे कुछ समझा ही रहा होता है। इसी टाइम पर एक दूसरा कल्टिवेटर जियानमिंग के पास में आता है और उसे कहने लगता है, आप यहाँ पर टॉपिक को बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वो लड़का एजेंट यहाँ पर वापस आ चुका है, वो जल्दी अपनी दादागिरी शुरू करेगा और जल्दी ही उस लड़के को पता चलने वाला है कि हमने फोर्ज वैली कल्टिवेटर के साथ में किस तरह का सलूक किया है। अगर आप लोग यहाँ चले गए तो उसके बाद में ये एजेंट जरूर से हम पर अटैक कर देगा। ये कहते हुए ये कल्टिवेटर शिंग जियान जिसने फोर्ज वैली कल्टिवेटर के साथ में सबसे ज्यादा बुरा सलूक किया था, ये काफी तक घबराया हुआ होता है और इसी घबराहट को देखकर मुझे सोचने लगती है, ये कह तो ठीक रहा है, इस दिन बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब तक हम यहाँ पर हैं ऐसा हो सकता है वो शिंग जियान के ऊपर किसी तरह का अटैक करने की कोशिश ना करे, लेकिन एक बार अगर हम सबके सब अलग हो गए तो जरूर से ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा। यही सोचकर क्विंसी जियानमिंग के पास आती है और उसे कहने लगती है, पर जियानमिंग ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस दिन जरूर से इस तरह की हरकत कर सकता है। ये कहते हुए क्विंसी पोचर डरी हुई होती है और ये चीज जियानमिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो जल्दी से क्विंसी के ऊपर अटैक कर देता है और उसे कहने लगता है, तुम यहाँ पर मेरे साथ में हो, इसके बावजूद भी तुम किसी और से डर रही हो और वो तो केवल एक छोटा सा बच्चा है। तुम्हारे चेहरे के ऊपर जो मुझे डर दिखाई दे रहा है इसे देखकर मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ तुम लोग बिल्कुल भी मेरे साथ के काबिल नहीं हो। जियानमिंग यही कहते हुए क्विंसी को लपेट रहा होता है तब एकदम से एक बहुत जोर आवाज आती है, शिंग जियान तुम कहाँ पर हो, मेरे सामने आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोर्ज वैली कल्टिवेटर्स को परेशान करने की, उनके रिसोर्स को चुराने की। एजेंट जब इस जगह पर घुर्राते हुए ये चीज कहता है तब शिंग जियान बहुत भीतर डर जाता है। एजेंट की बातों के अंदर काफी तो गुस्सा है, जिसे सुनकर शिंग जल्दी से जियानमिंग के पैरों में गिर जाता है और उसे कहने लगता है, पर जियानमिंग किस तरीके से मुझे बचाइए, अब केवल आप ही है जो कि मेरी रक्षा कर सकते हैं। मैंने आपके सभी ऑर्डर्स को माना है, जो भी नियम आपने बनाए थे हम केवल उसी को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए अब आप ही को मेरी रक्षा करनी होगी। जियानमिंग एजेंट को दिखता है और उसे कहने लगता है, बच्चे वहीं पर रुक जा, जल्दी से अपना बचपना बंद कर और इस मिशन के अंदर हमारी मदद कर। ये सुनकर एजेंट अपनी स्वॉर्ड को जबरन घुसा देता है और फिर कहने लगता है, मैं यहाँ बचपना कर रहा हूँ तो फिर ठीक है, अब थोड़ा मैच्योरिटी से बात करते हैं। कुछ देर पहले जियानमिंग ने एक नियम बनाया था कि हम जितने मॉन्स्टर्स को मारेंगे उनसे जो भी रिसोर्स मिलेंगे वो सारे सभी वैलीज के अंदर बराबर तौर पर बांटे जाएंगे। क्या नियम ये भी अप्लाइबल है? जियानमिंग को फिलहाल यहाँ पर एजेंट की चाल समझ में नहीं आती है। वो क्या लगता है, हाँ बिल्कुल ये भी अप्लाई है। जब तक हम इस जगह पर है जहाँ पर कोई भी कल्टिवेटर किसी मॉन्स्टर को मारे उस अकेले कल्टिवेटर का उस मॉन्स्टर के ऊपर अधिकार नहीं होगा, बल्कि सबके सब उसे बराबर तौर पर बांटेंगे। एजेंट कहता है, बहुत अच्छे, मुझे तुमसे केवल ये सुनना था। मैंने और यहाँ पे जितने भी कल्टिवेटर्स है उन सभी ने ये बात अच्छी तरह सुन ली है।
अब अगर सोचा जाए कि जैसा कि जैन मैंग ने कहा था कि उसने उस सेंटीपीड के ऊपर अटैक करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया है और अब वो सेंटीपीड हमसे भागने की कोशिश कर रहा है, अगर हम फोर्ज वैली कैलकुलेटर्स उसके पीछे पड़कर उसे किस तरह से खत्म कर देते हैं या फिर कोई और वैली कैलकुलेटर उसे खत्म कर देता है तो उस सेंटीपीड का एक हिस्सा हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पे केवल हमारी वैली कैलकुलेटर के पास में ही फोर्जिंग की पावर है। हम उस सेंटीपीड के उस हिस्से को अच्छी तरह से फोर्ज करेंगे और उसके बाद में उस सेंटीपीड के उस एरिया की कीमत 4 गुना तक बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी मार्केट में रिफाइंड मीट से ज्यादा वैल्यू स्प्लिट स्टोन की होती है जो कि केवल फोर्जिंग वैली कैलकुलेटर से बना सकते हैं। फोर्ज वैली कैलकुलेटर्स इस चीज के ऊपर ध्यान दो, पुरानी चीजों को भूल जाओ और अब आगे के बारे में सोचो। हमें किसी भी तरीके से उस सेंटीपीड के हिस्सों को हासिल करना है। और मैं तो ये भी कहूंगा इससे न केवल फोर्जिंग वैली कैलकुलेटर्स का बल्कि बाकी जितने वैली के कैलकुलेटर है उन सभी को फायदा होगा, क्योंकि जब जियान मैंग उस सेंटीपीड के ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देगा उसके बाद में उसके जितने भी हिस्से होंगे वो सब के सब सभी कैलकुलेटर्स के बीच में बांटे जाएंगे, यानी कि हर एक कैलकुलेटर को कुछ ना कुछ मिलेगा ही। जियान मैंग अकेला उस सारे चीज को हड़पने की कोशिश नहीं करेगा। जिनकी ये बात न केवल फोर्ज वैली के बल्कि वहाँ पर जितने भी कैलकुलेटर्स है उन सभी को काफी सही लगने लगती है। एक कैलकुलेटर बोलता है, हाँ ये लड़का एजेंट बिल्कुल ठीक कह रहा है, फिलहाल अभी तक हमें एक भी रिसोर्स नहीं मिला है, हम यहाँ पर केवल मैथ करते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से सोचे तो यहाँ पर जियान मैंग ने अपने जितने मोस्टर्स मारे हैं उन सभी का हिस्सा हमें मिलना चाहिए। इसके बाद में एक दूसरा कैलकुलेटर बोलता है, हाँ अगर मुझे उस सेंटीपीड का एक हिस्सा मिल गया तो उसके बाद में मुझे ब्रेक थ्रू एलिक्सर को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी क्विंसी एजेंट को शांत करती है और उसे कहने लगती है, एजेंट ये किस तरह की बकवास है जो कि तुम बाइक कैलकुलेटर्स को बताने की कोशिश कर रहे हो। अगर जियान मैंग ने किसी मोस्टर को मारा है तो उसके सारे रिसोर्सेज उसको ही मिलेंगे ना, वो किसी और के साथ में उसे क्यों बांटे। और अब ये सुनने के साथ में ही एजेंट बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। वो कहने लगता है, क्या बकवास है ये, जियान मैंग ने कोई नियम बनाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद उस नियम को फॉलो नहीं करेगा। जब ये सारे नियम बाइक कैलकुलेटर्स के ऊपर लागू हो रहे हैं तो जियान मैंग के ऊपर लागू होने ही चाहिए। उसे भी अपने सारे रिसोर्सेज को बाकी सभी कैलकुलेटर्स के साथ में शेयर करना होगा, न केवल इस सेंटीपीड को मारने के बल्कि इससे पहले भी उसने जितने मोस्टर्स मारे हैं उसके रिसोर्सेज भी शेयर होंगे। अब अगर यहाँ पर हिसाब की बात हुई है तो पूरी तरीके से हिसाब किया जाना चाहिए। एजेंट ये कहते हुए इतना ज्यादा एग्रेशन दिखाता है कि कुंजी पूरी तरह डर जाती है। उसके पास में अब कहने के लिए कुछ नहीं बचता। कुंजी सोचने लगती है इसके माइंड के अंदर जियान मैंग का भी बिल्कुल भी डर नहीं है, उसके सामने ही उससे गुस्सा दिलाने वाली बातें कर रहा है। ये सोचने के बाद में कुंजी एक सेकंड के लिए जियान मैंग की तरफ दिखती है। जियान मैंग का हाथ उसकी स्वॉर्ड की तरफ बढ़ रहा है। वो थोड़ा सा अपने हाथ से उस स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और सोचने लगता है अब तो टाइम हो चुका है इस लड़ाई को खत्म करने का। ये लड़का एजेंट लगातार कुछ न कुछ ऐसा करता जा रहा है जिस वजह से इसे मारने की इच्छा और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसी समय लेकिन दोबारा से बीच में रहती है और कहने लगती है, जियान मैंग एजेंट बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम अपनी मर्जी से कोई भी नियम बना या फिर उसे तोड़ नहीं सकते हो। अगर तुमने कोई नियम बनाया है तो वो तुम पर भी लागू होगा। इसके बाद में ली ग्यान को एजेंट की सपोर्ट में देखकर जियान मैंग दोबारा से अपने स्वॉर्ड को मैन की तरफ रख देता है और फिर दोबारा से ये लड़ाई कुछ देर के लिए टल जाती है। लेकिन जियान मैंग मन ही मन इस लड़ाई को शुरू कर चुका है। वो सोचने लगता है, ली ग्यान केवल कुछ देर के लिए यहाँ पर है, एक सेकंड भी अगर मुझे ऐसा मिल गया कि मैं सड़क के साथ में अकेला हुआ तो मैं उसी सेकंड के अंदर इस लड़ाई को खत्म कर दूंगा। बच्चे अब तेरी लाइफ ज्यादा लंबी नहीं बची है, बस एक सेकंड के लिए भी अगर तू लिग्यान से अलग हो जाता है तो तू उसी टाइम पे मारा जाएगा। यहाँ पे केवल लिग्यान ही है जिसकी बातों को मुझे थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है, वरना उसके अलावा ऐसा कोई भी कैलकुलेटर नहीं है जो कि यहाँ पर मेरे खिलाफ खड़ा हो सके। अगर मैं इन सभी के सामने भी एजेंट को मार दूंगा तो इनमें से कोई भी मेरे खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सब सोचने के बाद में वो एजेंट से आगे बोलने लगता है, तो फिर ठीक है, मैं कदम आगे बढ़ा चुका हूँ, अब दोबारा से पीछे नहीं रखूंगा, जो नियम मैंने बनाए हैं वो मेरे ऊपर भी लागू होंगे। ये सुनकर एजेंट कुछ सेकंड तक कुछ का सिलेक्शन नहीं देता। वो बस सोचने लगता है कि ये मेरी जाल के अंदर फंस चुका है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, इस नियमों के अंदर एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ, हम सभी जितने भी कल्टिवेटर्स हैं वो सब के सब यहाँ से इधर उधर फैल जाएंगे और उस मॉन्स्टर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो कोई भी हम में से उस मॉन्स्टर को सबसे पहले ढूंढेगा और उसके बारे में मुझे क्या बताएगा, उसे इनाम के तौर पर 3 स्पिरिचुअल स्टोन दिए जाएंगे। और इसके अलावा उस कल्टिवेटर को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कोई मेरे पास में इस इन्फॉर्मेशन पर लेके आएगा मैं उसका नाम कभी रिवील नहीं करूंगा। कल्टिवेटर्स को एजेंट का ये आइडिया भी काफी पसंद आता है। एजेंट सोचने लगता है, इन सभी कल्टिवेटर्स के अंदर अब मेरे लिए एक अलग इमेज क्रिएट हो रही है, ये मेरी बातों को मान रहा है। शुरुआत में तो मैं इन सभी के माइंड में मेरे लिए इंटरेस्ट और रेस्पेक्ट जगा रहा हूँ, लेकिन बाद में ये रेस्पेक्ट मुझे पेबैक करेगी जब मेरी फाइट जियान मैंग या फिर किसी और से हो, क्योंकि अभी इस टाइम पर जियान मैंग और लिंग युआन ही है जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है। अगर मेरी भी थोड़ी रिस्पेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद में मेरे साथ में अगर यहाँ पर कुछ हो जाता है तो ये सभी लोग थोड़ी बहुत मेरी मदद करने की कोशिश करेंगे। इसी समय जियान मैंग की आवाज आती है, तुम सभी कल्टिवेटर्स यहाँ पर कब तक खड़े रहने वाले हो, तुम्हारे चेहरे के ऊपर जो खुशी है ये गायब हो जाएगी अगर यहाँ से वो मॉन्स्टर भाग गया तो। जल्दी से पूरे जंगल के अंदर फैल जाओ, उस मॉन्स्टर को ढूंढो, वो मॉन्स्टर अब भागना नहीं चाहिए, गलती रिपीट हुई तो सजा भी मिलेगी। जियान मैंग के इतने के साथ में ये सारे कल्टिवेटर बहुत डर जाते हैं, तेजी से इधर उधर भागना शुरू कर देता है। इसी के साथ में उस घायल मॉन्स्टर की खोज शुरू हो जाती है। एजेंट एक बंदे के साथ में होता है जो कि एजेंट से बोलने लगता है कि सच में हम ऐसा करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे भी लग रहा है कि अगर किसी मॉन्स्टर को जियान मैंग ने मारा है तो उसको सारा इनाम उसे ही मिलना चाहिए। एजेंट कहता है,
तुम्हें ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होने की जरूरत नहीं है। उसने सारे नियम हम सभी को लूटने के लिए बनाए थे और अब इसका असर उसके ऊपर दिखाई दे रहा है। मैं इस मौके को बिल्कुल भी अपने हाथ जाने नहीं दूंगा। जिस तरीके से उसने बाई कल्टिवेटर से उनके रिसोर्सेज छीने हैं, वैसे ही उससे भी रिसोर्सेज छीने जाएंगे। और तुम जानते हो एक डिमोनिक पिल की वैल्यू क्या होती है? उस मॉन्स्टर के अंदर तुम्हें 9th लेवल की डिमोनिक पिल मिल सकती है, जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है। उससे बड़ी आसानी से कोई भी कल्टिवेटर अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है। और मैं यहाँ पर इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि किसी भी एक कल्टिवेटर को उस पिल को ऐसे ले जाने दूं। ये कहने के बाद में एजेंट जब दोबारा से सामने तो देखता है, उसे दिखाई देता है उसके आसपास में 3-4 कल्टिवेटर और खड़े हैं और इन सभी ने एजेंट की बातें सुन ली है। एजेंट सभी से बोलने लगता है, अब ये मत कहना कि तुम सभी ने मेरी सारी बातें सुन ली। वो कल्टिवेटर्स हंसते हुए बोलने लगता है, हाँ हमने आपकी सारी बातें सुन ली है। आपने अभी 9th लेवल की डिमोनिक पिल के बारे में कुछ कहा था। हम भी कल्टिवेटर्स हैं, हमें भी अपना ब्रेक थ्रू करना है, तो हमें भी वो पिल चाहिए होगी। एजेंट कहता है, तुम सभी को वो पिल तो मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले उस मॉन्स्टर को तो मारो। अगर वो मॉन्स्टर भाग गया तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, सजा मिलेगी वो अलग से। ये सुनकर एक और कल्टिवेटर आगे बढ़ते हुए लगता है, एक बात तो साफ है, वो मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है, क्योंकि उसने डायरेक्टली जेआर मैंग को फाइट में हरा दिया और जेआर मैंग को वहां से भागना पड़ा। यानी कि इसका मतलब अगर हम सबके सब साथ में मिलकर भी उस मॉन्स्टर पर अटैक करेंगे तो मॉन्स्टर कोई ना कोई इस साल खेल जाएगा, जिस वजह से हम सबके सब उसके सामने हार जाएंगे। इसलिए हमें कोई प्लानिंग बनानी होगी। ये सुनकर एजेंट खुश होता हुआ उस कल्टिवेटर की पीठ सोते हुए कहने लगता है, बहुत अच्छे, मुझे तो पता ही नहीं था। हम सभी कल्टिवेटर में से एक तुम जैसा कल्टिवेटर भी है, जो कि इससे तो होशियार है, जिसे पता है मॉन्स्टर को मारने से पहले प्लानिंग बनाई जाती है। ये लाइन असल में एजेंट का एक टोंट होता है, जिसे कल्टिवेटर समझ नहीं पाता और खुशते हुए एजेंट को इसके लिए थैंक यू कहने लगता है। इसी टाइम पर एक कल्टिवेटर जिसकी एज काफी ज्यादा है, वो एजेंट के पास में आता है और उसे कहने लगता है, एजेंट तुम यहाँ पर हमारी काफी मदद कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बो देना चाहता हूँ। ये एक बहुत ताकतवर मैजिकल बो है, ये मेरे पास में काफी लंबे टाइम से है और क्योंकि ये काफी रेयर है इसलिए मैं अब तक इसका यूज नहीं कर रहा था। पिछले 10 साल से मैं कुछ पैसों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन सारे पैसों को लगाकर मैंने इस बो को खरीदा था और अब मुझे लगता है मुझे इस बो को तुम्हें दे देना चाहिए, लेकिन इसके बदले में मैं चाहता हूँ जब हम उस मॉन्स्टर को मारते तब तुम मुझे एक ब्रेक थ्रू पिल दो। ये सुनकर एजेंट उस बो को लेकर उसकी टेस्टिंग पर कुछ करने लगता है। उस बो को अपने हाथ में पकड़ने के साथ में एजेंट को उसकी पावर फील हो जाती है। वो उसको सामने की तरफ कर उसकी टेस्टिंग करते हुए आगे बोलने लगता है, ये बो तो काफी शानदार है, मैं इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ। वैसे कैसा कुछ नाम भी है? कल्टिवेटर बोलता है, हाँ बिल्कुल, इसका नाम है स्क्रैबिंग बो। एजेंट कहता है, मुझे ये पसंद आया, तो अब से ये बो मेरा हुआ। ये सुनकर अभी कल्टिवेटर थोड़ा घबरा जाता है, जिस थोड़ा डर लगने लगता है कि एजेंट इस डील को कंप्लीट करेगा भी या फिर नहीं। एजेंट को भी ये बात समझ आ जाती है, उसे कंधे पर हाथ रखते हुए बोलने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं इस डील को अच्छी तरह से कंप्लीट करूंगा। अब तुम्हारे साथ में वही होगा जो कि इस डील को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे साथ में होना चाहिए। ये कहने के बाद में एजेंट अपने इस गोल्डन बर्ड की ओर बैठ जाता है और फिर उड़ते हुए इस जगह से कम से दूर निकल जाता है। इसको ज्यादा देखकर ये कल्टिवेटर सोचने लगता है, मुझे एजेंट के ऊपर कुछ खास भरोसा नहीं है। ऐसा हो सकता है अभी फिलहाल तो वो हाँ कह रहा हो, लेकिन बाद में इस डील को कंप्लीट करने में वो आनाकानी दिखाए। उसने तो अभी सीधे सीधे मुझसे कहा भी नहीं कि वो मुझे डिमोनिक पिल ला के देगा। इसके बाद में हम एजेंट देखते हैं जो कि इस बर्ड के ऊपर तेज से उड़ता हुआ जा रहा है। फिर वो इस गोल्डन बर्ड से बोलता है, अपनी रफ्तार को बढ़ाओ, हमें उस सेंटीपीड को ढूंढना है, वो भी सबसे पहले, कहीं वो सेंटीपीड यहाँ से भाग ना जाए। गोल्डन बर्ड बोलने लगता है, मैं उस सेंटीपीड को पकड़ने में अपना सारा जोर क्यों लगाऊं? उसको पकड़ने में मेरा किसी भी तरीके का कोई भी फायदा नहीं है। एजेंट कहता है, बिल्कुल तुम्हारा फायदा है, 40% तुम्हें मिल जाएगा, इसके हमारे बीच में डील हुई तो थी। गोल्डन बर्ड बोलता है, नहीं 40% मेरे लिए काफी नहीं है, अगर तुम मुझे अभी के अभी 60% देने का वादा करते हो तो मैं तुम्हें अभी उस सेंटीपीड के पास में ले जाऊंगा। एजेंट कहता है, क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो? तुम उसे ढूंढ सकते हो? गोल्डन बर्ड बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं उसे ढूंढ सकता हूँ, ये जंगल मेरा है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि किस मॉन्स्टर को किस जगह पर और किस तरीके से ढूंढना है। तुम बस हमारे बीच में ही इस डील की ओर फोकस करो। एजेंट कहता है, मैं तुम्हारा ओनर हूँ, तुम मेरे साथ में हो, क्या तुम मेरे साथ में सच में इस तरह की डील करना चाहते हो? गोल्डन बर्ड बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये जंगल मेरा है और मैं यहाँ की हर एक चीज से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मुझे पता है किस मॉन्स्टर को किस तरीके से और किस जगह पर ढूंढना है। एजेंट बोलता है, क्या सच में तुम मेरे साथ में इस तरह की डील करना चाहते हो? मैं तुम्हारा ओनर हूँ, तुम्हें मेरे साथ में ऐसी कोई डील नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी हमारी एक डील तो हो चुकी है, 40% तुम्हें मिल जाएगा, तो अब ज्यादा लालच मत दिखाओ और जल्दी से मुझे उस मॉन्स्टर के पास में लेके जाओ। बर्ड बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मेरी तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर तुम मुझे उस मॉन्स्टर का कम से कम 50% नहीं देते हो तब तो मेरी तरफ से भूल जाओ, तो अपने तरीके से उस मॉन्स्टर को ढूंढ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद में एजेंट इस बर्ड के साथ में इस डील को करने के लिए मान जाता है। दोनों की जो डील हो जाती है, बर्ड काफी खुश होता है और तेज रफ्तार से कहीं की तरफ जाने लगता है। कुछ देर तक उड़ने के बाद में वो सीधे जंगल के अंदर घुस जाता है, एक जगह पर लैंड करता है। एजेंट भी उसके ऊपर से उतरता है और फिर उसे कहने लगता है, क्या वो सेंटीपीड इसी जगह पर है? वैसे फिलहाल मुझे वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। बर्ड बोलता है, तुम चिंता मत करो, उस सेंटीपीड को किस तरीके से इसको बुलाना है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये कहते वो अपनी कुछ पावर को यूज करता है, उसके मुंह के अंदर से कोई चीज बाहर निकलती है जिसे एजेंट अपने हाथ में पकड़ लेता है। ये कुछ बर्तन टाइप का है जिसके ऊपर कुछ जिप्सी स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इसे देखकर एजेंट कहने लगता है, ये क्या चीज है? क्या ये कोई मैजिकल इक्विपमेंट है? बर्ड बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये केवल एक नॉर्मल सा बर्तन है। ये सुनकर एजेंट का मुंह उतर जाता है। वह कहने लगता है, तो तुम अब इसे करने क्या वाले हो?
इससे किस तरीके से वो मॉन्स्टर में मिलेगा। बट कहता है तुम बस देखते जाओ। ये कहते वो एजेंट से उस बर्तन को लेता है और फिर अपने मुंह के अंदर से थोड़ा सा स्प्लेट उस बर्तन के अंदर डाल देता है, जिसके तुरंत बाद उस स्प्लेट के अंदर से काफी तेजी से एक अजीब सा धुआं बाहर निकलने लगता है। चारों तरफ ये गंध फैल जाती है। कुछ सेकंड तक ये सब कुछ होता रहता है। कुछ सेकंड्स के अंदर ये धुआं उस पूरे एरिया के अंदर फैल चुका है, जिसके बाद में बर्ड बोलने लगता है मुझे पता चल चुका है वो मॉन्स्टर इस टाइम पर साउथ ईस्ट में है। ये बताने के बाद में बर्ड दोबारा से उस बर्तन को खा जाता है। एजेंट कहता है हमें बिल्कुल भी जल्दी मचने की जरूरत नहीं है, भले ही हमें दिशा पता चल चुकी है, लेकिन फिर भी अकेले इस मॉन्स्टर से फाइट करने की गलती हम नहीं करेंगे। जियान मैंग और बाकी लोगों को भी हमें यहाँ पे बुलाना होगा। मैं पहले उस जियान मैंग को उस मॉन्स्टर से फाइट करने का मौका दूंगा। वो पूरी तरीके से मॉन्स्टर को हरा देगा और अगर किस तरीके से मॉन्स्टर की फाइट में जीत हो जाती है तो वो बुरी तरह से थक तो जाएगा ही। तब मुझे मौका मिलेगा मॉन्स्टर को प्रोटेक्ट करने का। तब मैं अपने इस नए बो से उसको प्रोटेक्ट करके उसे फाइट में हरा दूंगा। इसके बाद में एजेंट के पास से इस तिलिस्मन को बाहर निकालता है और फिर कहने लगता है ब्रदर वुटांग, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अगर तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ वो सेंटीपीड इस टाइम पर साउथ ईस्ट पर है। मुझे उसके होने का संकेत मिला है। अभी इस समय मैं साउथ ईस्ट से काफी ज्यादा दूर हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ जो कोई भी उस जगह के आसपास में जल्दी से साउथ ईस्ट में जाकर उस एरिया को चेक करो। मुझे पूरा यकीन है उसी दिशा के अंदर हमें वो मिल जाएगा। तुम लोग पहले वहां पर जाओ, मैं पीछे पीछे तेजी से वहां पहुंचने की कोशिश करता हूँ। ये एजेंट का एक कम्युनिकेशन तिलिस्मन है, जिसकी मदद से वो बाई कलेक्टर से बात कर सकता है। एजेंट के एक इशारे के साथ में उसके हाथ में से ये तिलिस्मन गायब हो जाता है, जो कि अब बाकी कलेक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और फिर अगले कुछ सेकंड्स के अंदर बाई कलेक्टर्स के पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच भी आती है। ये तेजी से साउथ ईस्ट की तरफ जाने लगता है। आगे बढ़ते हुए एक कलेक्टर बोलने लगता है क्या मैं सच में उस दिशा में जाना चाहिए? ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह सही है। दूसरा कलेक्टर बोलता है हाँ बिल्कुल, ये दिशा बिल्कुल ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में उस लड़के एजेंट ने भेजी हुई है और एजेंट फॉर्जिंग वैली से बिलोंग करता है। मैंने फॉर्जिंग वैली के बहुत सारे कलेक्टर्स को रास्ते में देखा था, जो कि सब के सब साउथ ईस्ट की तरफ ही जा रहे हैं। इसी समय इस कलेक्टर को वहाँ सामने की तरफ कोई अजीब सी दिखाई देती है, जिससे कहने लगता है ये यहाँ पर कैसे हो सकता है। इसी के साथ में हमें जीन पर ये अजीब सी दिखाई देती है, जिसके बीच में शायद से कुछ एनर्जी टाइप बन रहा है। इसे देखकर दूसरा कलेक्टर बोलता है मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ यही वो जगह है जहाँ पर उस मॉन्स्टर को कैद रखा गया था और जिसे चेक करने के लिए हमें यहाँ पर भेजा गया है। यही सील्ड पैलेस है। इस जगह को हम मॉन्स्टर्स का सोर्स कह सकते हैं। यहाँ पर इस पूरी जगह पर जितनी भी ताकतवर मॉन्स्टर्स है, इन सभी की एनर्जी इसी के अंदर से आ रही है। अगर ये चीज यहाँ पर नहीं होती तो ये सारे मॉन्स्टर एकदम नॉर्मल होते, जैसे कि बाकी वर्ल्ड के अंदर होते हैं। लेकिन इसी एनर्जी सोर्स से एनर्जी पाने के बाद में उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, उनके कल्टिवेशन लेवल के अंदर इतना इंक्रीमेंट आया है। वो सेंटीपीड जिसने जियानमिंग से फाइट की थी, उसके ऊपर जियानमिंग ने काफी सारे अटैक किए थे। जरूर से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा घायल हो चुका होगा। इसके बाद में वो इस जगह पर आया अपनी एनर्जी को वापस से रिकवर करने के लिए। तभी दूसरा कलेक्टर बोलता है मुझे वहां पर वो सेंटीपीड दिखाई दे चुका है, देखो वहां नीचे की साइड में। और आपने बिल्कुल ठीक कहा था, वो इस पैलेस के अंदर से एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसे घाव रिकवर हो रहे हैं। पहला कलेक्टर बोलता है हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी हम आगे बढ़कर सीधे उससे फाइट नहीं कर सकते, हमें बाकी लोगों को भी यहाँ बुलाना होगा। मैं जल्दी से जियानमिंग के पास में इसकी इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ। ये सारे कलेक्टर्स जब आपस में ये सारी बातें कर रहे होता है, इसी टाइम पर ये सेंटीपीड अभी भी अपने काम में लगा हुआ है। ये तेजी से एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करता जा रहा है। तभी कलेक्टर पाई अपने पास से इस तिलिस्मन को बाहर निकालता है और जियानमिंग को कॉन्टेक्ट करते हुए उससे कहने लगता है हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो बिल्कुल ठीक थी। डिमोनिक सेंटीपीड इसी जगह पर है और ये यहाँ पर एक डिमोनिक स्ट्रक्चर की मदद से अपने अंदर एनर्जी ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा है। ये एरिया साउथ ईस्ट में है, जल्दी से यहाँ पर आइए, इससे पहले कि ये अपने आप को पूरी तरीके से हील कर ले। ये कहने के साथ में ही पाई इस तिलिस्मन को यहाँ से भेज देता है और तभी इस टाइम पर इस सेंटीपीड की ये जो भी एनर्जी ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस चल रही होती है, ये खत्म हो जाती है। ये जोर से घुराते हुए इनकी तरफ देखने लगता है। इसे देखकर पाई कहता है इसने हमें देख लिया है, अब हमें किस तरीके से इसे रोक के रखना होगा। मेरे साथ के सभी डेसिबल्स चारों तो बिखर जाओ, हमें एक ऐसा फॉर्मेशन बनाना है जिससे ये न तो हम पर अटैक कर पाए और ना ही यहाँ से कहीं भाग पाए। हम सारे के सारे सुमवेन वैली के डेसिबल्स है, यहाँ पर हमें मौका मिला है अपनी बहादुरी दिखाने का। तो हमें से कोई भी यहाँ से इस मॉन्स्टर से डर के भागने वाला नहीं है। जब तक ब्रदर जियानमिंग यहाँ पर नहीं आ जाता, हम किसी भी तरीके से इस सेंटीपीड को इस जगह पर रोक के रखेंगे। जियानमिंग के यहाँ पर आने के बाद में हमें एक बड़ा इनाम मिल सकता है। ये कहने के साथ में पाई और उसके साथ में जितने भी कलेक्टर्स होते हैं ये अपनी एनर्जी का यूज करने लगते हैं। उनकी हाथों के अंदर से कुछ अलग से तिलिस्मन्स की पावर बाहर निकलती है, जो कि सीधे इस सेंटीपीड के ऊपर आगे बढ़ती है। इसी समय एजेंट भी इस जगह पहुंच जाता है, जो कि इस फाइट को देख रहा होता है। इसी तरीके से कुछ देर तक ये फाइट आगे बढ़ रही होती है, लेकिन पाई और बाई कलेक्टर्स के लिए इस मॉन्स्टर यहाँ पर रोक के रखना काफी मुश्किल हो चुका है। जब पाई को लगने लगता है कि उनकी एनर्जी बुरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो चिल्ला कहता है ब्रदर जियानमिंग आप कहाँ पर है, जल्दी से इस जगह पर आइए, जहाँ पर हम और ज्यादा लंबे टाइम तक इस मॉन्स्टर को रोक के नहीं रख सकते। इस कल्टीवेटर पाई के इतना कहने के साथ में जियानमिंग उड़ते हुए इस जगह पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचने के साथ में इसकी सबसे पहले नजर एजेंट की पड़ती है, जिसे देखकर सोचने लगता है ये बच्चा भी इस जगह पहुंच गया, इसने इस मॉन्स्टर को ढूंढ लिया है और अब ये इस मॉन्स्टर के हारने के बाद में मुझसे रिसोर्सेस को मांगने की कोशिश करेगा।
लेकिन नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं इसे या फिर यहाँ पर जितने भी और कल्टिवेटर्स हैं उनमें से किसी को भी इस मोस्टर रिसोर्स का एक भी स्थान नहीं जाने दूंगा। ये सोचकर जियान मैंग एजेंट से बोलने लगता है, एजेंट जल्दी से आगे बढ़ो और इस मोस्टर को प्रोटेक्ट करो। मोस्टर के मरने पर जो भी मिलेगा वो सब के सब तुम्हें भी मिल जाएगा। इस फाइट के अंदर तुम्हें भी हमारा सपोर्ट करना चाहिए। जियान मैंग ये कह रहा होता है, तभी एकदम से बाइक चलने की आवाज आती है। जियान मैंग यहाँ पर आइए और मदद कीजिए। इस आवाज को सुनकर एजेंट कहने लगता है, जियान मैंग ध्यान सुनो, ये सारे लोग तुम्हें मदद के लिए बुला रहे हैं। इसे उम्मीद है कि यहाँ पर केवल तुम ही हो जो कि उनकी मदद कर सकते हो, तो इनकी उम्मीदें मत तोड़ो और जल्दी से जाओ, उन सभी को बचाओ। ये सुनकर जियान मैंग अब एजेंट से बात करना बंद करके सीधे इस मोस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए इस कल्टर पाई से बोलने लगता है, पाई मैं आ रहा हूँ, देखो ये मैं हूँ जियान मैंग, तुम्हारा दोस्त। यहाँ पर चाहे तुम सभी को बचाने के लिए मुझे अपनी खुद की लाइफ को खतरे में क्यों न डालना पड़े, लेकिन मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मैं अपने किसी भी साथी कल्टर को किसी भी तरह का नुकसान सहने नहीं दूंगा। तुम सभी की लाइफ मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए मैं तुमसे बचाऊंगा। ये सुनकर एजेंट सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है, ये तो इतने अच्छे तरीके से इन सभी से बात कर रहा है, इसकी वजह से अब तक मैंने इस जगह पर जितनी रिस्पेक्ट बनाई है वो सारी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मुझे इसे करने से रोकना होगा। ये सोचकर एजेंट जल्दी से जियान मैंग के सामने आता है और उसे कहने लगता है, एक मिनट रुको, हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग बनानी होगी। जियान मैंग इस सुनकर रुकता नहीं है, वो उसके पास से होते हुए उस मोस्टर की तरफ बढ़ने लगता है। एजेंट उससे दिखता है और फिर कहने लगता है, तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम अकेले उस मोस्टर को हरा नहीं सकते, तुम्हें एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। एजेंट ये कह रहा होता है, तभी जून पे जो ही पाई है जो कि इस मोस्टर से फाइट कर रहा है, इसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव लगे हुए हैं। ये कहने लगता है, हमारे पास में किसी प्लानिंग को बनाने का टाइम नहीं है, जल्दी से कोई भी आओ और यहाँ पर हमारी मदद करो, हम अपनी लिमिट पे पहुंच चुके हैं, हमारे पास में अब बिल्कुल भी कंडीशन एनर्जी नहीं है। इसी टाइम पर जियान मैंग इस मोस्टर के एकदम पास से पहुंच जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड से कई सारे स्वॉर्ड उसको तेज से इस मोस्टर की तरफ भेज देता है। शुरुआत के कुछ अटैक से तो उस मोस्टर के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता, लेकिन आखिरी का अटैक काफी कमाल का होता है। एक अटैक के साथ में इस मोस्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन ये अटैक स्वॉर्ड से नहीं हुआ है। उस मोस्टर के 2 हिस्से में बटने के साथ में उस जगह पर 4 दो फैल जाता है। एजेंट उस मोस्टर को मारो देख के कहने लगता है, इस मोस्टर को जियान मैंग ने तो नहीं मारा है, ये तो मैं पूरी तरह श्योर हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कौन है जो कि हमारे साथ में इस मोस्टर रिसोर्स को पूरी तरह से बांटना चाहता है। कौन है वो जिसने मेरी तरह यहाँ पर टाइम से पहले आकर और फिर सेम मौके का इंतजार कर सब कुछ हत्याने की कोशिश की है। तो भी इस जगह धुआं थोड़ा कम होने लगता है। वह सामने की तरफ एक लड़की दिखाई देती है जो कि इस मोस्टर के एकदम पास में खड़ी है। वो कहने लगती है, मुझे ऐसा तो करना ही था, और वैसे वो मैं हूँ जिसने इस मोस्टर को मारा है। इस लड़की की ये आवाज सुनकर और थोड़ा बहुत इस लड़की को देखकर एक गोल्डन बर्ड काफी प्रसन्न जाता है। वो कहने लगता है, तुम यहाँ पर कैसे? इसी समय ये लड़की थर्ड से दिखाई देती है। ये अपने पास में इस मोस्टर की बॉडी के ऊपर एक कट लगाती है और उसके अंदर से एक डिमोनिक पिल को बाहर निकालते हुए कहने लगती है, तुम लोग का अनुमान एकदम सही था, इसके पास में एक डिमोनिक पिल है जो कि कल्टिवेशन के अंदर काफी ज्यादा काम आती है। इसी समय पाई के साथ में जो दूसरा कल्टर होता है ये कहने लगता है, वैसे सीनियर ब्रदर ये लड़की है कौन, और इसने बड़ी आसानी से इस मोस्टर को मार दिया और उसके बाद में इस पिल को भी ये अपने अधिकार में ले रही है। हमें किसी तरीके से इसे रोकना चाहिए। लड़की वहीं पर रुक जाओ और इस पिल को हमारे हवाले कर दो, इसके ऊपर हमारे सीनियर ब्रदर जियान मैंग का अधिकार है। पाई कहता है, जूनियर ब्रदर यहीं पर रुक जाओ, ये लड़की बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुमने देखा नहीं इसने एक अटैक के अंदर उस मोस्टर को खत्म कर दिया था, यानी कि इससे हम अभी पंगा नहीं ले सकते। पहले हमें ये समझ लेना चाहिए हमारा दुश्मन है कौन, और क्या ये हमारा दुश्मन भी है या फिर कोई दोस्त है। तभी एजेंट भी कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है। वो बोलने लगता है, ये लड़की पक्के तौर पर हमारी दुश्मनी है। एजेंट ही कह रहा होता है, तभी ये बर्ड उसका मुंह बंद कर देती है और उसे कहने लगती है, वहीं पर रुक जाओ, ये लड़की बहुत खतरनाक है, कुछ भी कहने की कोशिश मत करो। इसी समय पाई और जो दूसरा कल्टर होता है ये जल्दी से इसे देखने लगता है। इन्हें अभी तक एजेंट यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है क्योंकि पहले चारों तरफ धुआं था। इन्हें यहाँ पर केवल एजेंट की आवाज देती है। इस टाइम पर बर्ड एजेंट को उठाकर जल्दी से एक पेड़ के पीछे ले आता है ताकि वो उसे छुपा सके। एजेंट को उस जगह पर नाक कपा कर पाई कहने लगता है, ये आवाज कैसी थी? मुझे ऐसा लगा वो लड़का एजेंट भी इस जगह मौजूद था और अब तो वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, शायद से ये हमारा ही कोई वहम है। उसी समय हमें एजेंट का सड़क सीन दिखता है। एजेंट को इस गोल्डन बर्ड ने उसके पैरों से पकड़ रखा है। वो उसके पैर पकड़े कहने लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, बिल्कुल ये जिद मत करना कि मुझे इस लड़की के सामने जाना है। ये लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये बोई किंगडम से बिलोंग करती है। इस किंगडम के बहुत सारे से लोग हैं जो कि मेरे पीछे लगे हुए हैं। इनकी इस किंगडम की कल्टिवेटर्स अक्सर ही मुझे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। वो सब के सब मुझे मारना चाहते हैं। अगर मैं इस लड़की के सामने भी आ गया और इसने मुझे देख लिया तो ये तुरंत ही मुझे अटैक करके मुझे खत्म कर देगी। मैं इससे बहुत ज्यादा डरता हूँ, मैं बिल्कुल भी इसके सामने नहीं जाऊंगा। मेरे मास्टर एजेंट, अब आप जी को मेरी मदद करनी होगी, मैं आपकी शरण में हूँ, आप किसी भी तरीके से मुझे बचाइए। मैं इस लड़की के सामने नहीं आना चाहता। अगर यहाँ पर इस लड़की ने मुझे देख भी लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। सभी एजेंट इस गोल्डन बर्ड को संभालने की कोशिश करता है और फिर कहता है, एकदम शांत हो जाओ और मुझे अच्छे से बताओ कि तुमने क्या किया है, क्यों ये सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। गोल्डन बर्ड कहता है, बात ऐसी है कि कुछ टाइम पहले मैं अपने फादर के साथ में था। उस टाइम पर हमने बोई सिटी के ऊपर अटैक कर दिया था और छुप के उनकी काफी सारी चीजों को चुरा लिया था। वो स्पेशली उनकी किंगडम की चीजें थी जो कि काफी शानदार आर्टिफैक्ट थे। इन्हें चुराने के बाद में हम सक्सेसफुली वहां से निकल गए। हमने काफी लंबे टाइम तक एक जगह पर आराम किया, वो एक माउंटेन था। उसके बाद में एक रात को
मेरे फादर ने मुझसे कहा कि उन्हें अपना ब्रेक थ्रू करना है, इसलिए उन्हें मुझे यहीं पर छोड़कर यहाँ जाना होगा। मुझे कहने के बाद में उन्होंने उस चोरी के सामान में से एक 20 पोर्ट मुझे दे दिया और इसके अलावा बाकी का सारा सामान लेकर वहां से उठते हुए चले गए। मैं यहीं पर अपने फादर का इंतजार कर रहा हूँ और वैसे यही हमारा घर है। मुझे उम्मीद है मेरे फादर यहाँ वापस आएंगे। ये उम्मीद मुझे कुछ टाइम पहले तक ही थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जरूर से इस बॉय किंगडम के लोगों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। हम सभी लोग यहाँ पर जितने भी हैं, मेरे जैसे सभी मॉन्स्टर्स, वो यही मानते हैं कि बॉय किंगडम के लोग इस माउंटेन के अंदर बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो ये बॉय किंगडम के लोग हैं, ये दूसरे किंगडम्स की मदद से हमारे इस माउंटेन के अंदर एंटर कर रहे हैं। इन सभी को जो किंगडम की टेरिटरी से यहाँ पर अंदर आने का रास्ता मिल रहा है और यही हमारे लिए एक बहुत बड़े खतरे की बात है। एजेंट कहता है, 1 मिनट रुको, अब मुझे तुम्हारी कहानी को ठीक से समझ ले दो। मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि तुमने बॉय किंगडम से कोई चीज चुराई है जिसका नाम 20 पोर्ट है, और अब ये लोग किसी भी तरीके से तुमसे वो 20 पोर्ट छीनना चाहते हैं, जो कि तुम्हारे फादर ने जाने से पहले तुम्हें दे दिया था। बर्ड बोलता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और वहां पर जो तुम वो लड़की देख रहे हो उसका कल्टिवेशन लेवल बहुत ज्यादा है। मैं उसे पक्के तौर पे कह सकता हूँ वो कम से कम किसी हाई स्टेटस के लेवल की लड़की है, जिससे मेरे फाइट करने की बस की नहीं है। अगर उसने मुझे यहाँ पर देख लिया और उसे पता चल गया कि मेरे पास में वो 20 स्पॉट है जो कि इन्हीं किंगडम से गायब हुआ है, तो वो तो मेरे पीछे पड़ जाएगी, वो किसी भी तरीके से मुझे खत्म कर देगी। एजेंट कहता है, 1 मिनट, यानी इसका मतलब वो अजीब सा पॉट जो कि तुम्हारे मुंह से निकला था और दिखने में टूटा हुआ सा लग रहा था, वो असल में वो 20 पॉट ही था, और जिसके बारे में तुमने कहा था कि एक नॉर्मल सा बर्तन है। यहाँ पर तुमने मेरे साथ भी चाय करने की कोशिश की, तुम जितने सीधे दिखते हो उससे कई ज्यादा चालाक हो। बर्ड बोलता है, मास्टर एजेंट प्लीज किसी भी तरीके से अब आप मेरी मदद कीजिए, जहाँ पर मैं एक बहुत बड़े खतरे में पड़ चुका हूँ। अगर आप यहाँ पर मेरी जान बचा लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ आज से अपनी पूरी लाइफ बिना किसी भी चीज के लालच के आपकी सेवा करूंगा। और इसके अलावा मेरे पास में जो 20 पोर्ट है वो तो अब एक काम आएगा ही, मुझे पूरा यकीन है उसकी मदद से आप काफी कुछ खास कर सकते हैं। उसकी पावर्स का अभी आपको अंदाजा नहीं है। एजेंट कहता है, ठीक है, अब बस तुम चुप हो जाओ, मेरे को 1 मिनट को सोचने दो। मेरे पास में ये एक स्पेशल चीज है जिसकी मदद से मैं अपने चेहरे को बदल सकता हूँ। फिलहाल मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं तुमसे ये वादा नहीं करूंगा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। अब मेरे पास में एक प्लान है, इस प्लान को ध्यान सुनो, तुम्हें क्या करना है। इसके बाद में एजेंट इस गोल्डन बर्ड को अपनी पूरी प्लानिंग बताने लगता है। यहाँ से हम इस लड़की का सीन देखते हैं जिससे ये बता शिंगजियान बात करने की कोशिश कर रहा है और भी काफी सारे कल्यूटर इस जगह पहुंच चुके हैं। शिंगजियान इस तरह उंगली करते कहने लगता है, ए लड़की, तुम जो कोई भी हो, जल्दी से वो स्पिरिचुअल पिल और ये मॉन्स्टर पूरा हमारे हवाले कर दो। इस मॉन्स्टर के सभी रिसोर्स के ऊपर हमारा अधिकार है। लड़की बोलती है, यहाँ की किसी भी चीज के ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है। यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स है, जो कोई भी इन मॉन्स्टर को मारेगा उसकी बॉडी के ऊपर मॉन्स्टर को मारने वाले का अधिकार होगा। मैंने इस मॉन्स्टर को मारा है तो ये पूरी तरीके से मेरा हुआ। शिंगजियान बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम इस मॉन्स्टर को मार पाई क्योंकि तुमसे पहले ब्रदर जियानमिंग ने इसके ऊपर अटैक करके इसे बुरी तरह से घायल कर दिया था, वरना तुम्हारे अंदर इतनी पावर है ही नहीं कि तुम इस मॉन्स्टर को हरा पाओ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम जल्दी से हमारी बात मान लो। अगर तुम अभी हमारी बात नहीं मानती हो तो तुम्हें इसकी बड़ी सजा मिलेगी। हमें तुम्हें अपनी बात मनाने के लिए अलग तरीकों का यूज करना पड़ेगा। ये सुनकर अब वो लड़की हंसने लगती है और ये कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम्हारे पास में और कोई दूसरा तरीका भी है तो फिर ठीक है, उस तरीके का यूज कर लो, क्योंकि मैं खुद से तो इसे तुम्हें देने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर शिंगजियान एक सेकंड के लिए जियानमिंग की तरफ दिखता है। जियानमिंग के चेहरे के ऊपर कुछ का सिलेक्शन नहीं होते, वो उसे रुकने की कोशिश नहीं करता। इसे शिंगजियान समझ जाता है कि उसे आगे बढ़कर इस लड़की से फाइट करनी होगी। वो लड़की की तरफ बढ़ने लगता है और फिर उसे कहने लगता है, तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारे ऊपर दूसरा तरीका यूज करने वाला हूँ, अब याद रखना तुमने मुझे उकसाया था। लड़की बोलती है, हाँ तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो। जो कहते वो अपनी पार्ट्स को यूज करती है, उसके हाथों के अंदर से कुछ कल्टिवेशन एनर्जी बाहर निकलती है, जिससे ये बंदा हवा में उड़ने लगता है। इस लड़की की इस तरह की स्किल शिंगजियान को बुरी चौंका देती है। वो कहने लगता है, ये तुम क्या कर रही हो, ये सब किस तरीके से हो रहा है, मैं तो हवा में उड़ने लगा, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद में लड़की दोबारा से अपने हाथों जोर से घुमाती है, जिसके बाद में शिंगजियान इसके ऊपर से बहुत दूर जाकर गिर जाता है। इस तरीके से मुंह के बल जेल पे गिरने के साथ में उसे पता चल जाता है यहाँ पर ये लड़की उसके बस की नहीं है। इसके बाद में ये लड़की आगे बोलने लगती है कि तुम सभी के अंदर तो इतनी पावर है, तुम इन सभी में से सबसे ताकतवर कल्टिवेटर हो, तब तो तुम बहुत कमजोर हो। अच्छा हुआ तुम लोगों से पहले मैं यहाँ पर आ गई, वरना ये मॉन्स्टर तो तुम सभी को खत्म कर देता। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अपनी इंसल्ट सुनकर शिंगजियान को कब से बुरा लगता है। वही कहता है, अपना वो बंद रखो, यहाँ पर बिल्कुल वैसा नहीं है, मेरे से ताकतवर कल्टिवेटर भी यहाँ मौजूद है। जियानमिंग को देखो, वो जल्दी तुम पर अटैक करके तुम्हें खत्म कर देंगे। अब वही तुम्हें सबक सिखाएंगे। ये लड़की बोलती है, सबक, हाँ मुझे याद आया, मुझे अभी तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना है। तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ऐसे तो जाने नहीं दूंगी। तुम मेरे सामने जितना बोल रहे हो तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। मेरे नौकर आगे बढ़ो और इसे सजा दो। इस लड़की के इतने के साथ में ही एक बहुत ताकतवर सा बंदा इस जगह पहुंच जाता है। वो जल्दी से शिंगजियान के पास में जाकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और फिर उसे रस्सी से बांध देता है। ये सब देखकर ये लड़की बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। जाके बोलती है, देखा मैंने तुम्हें एक अच्छा सबक सिखा दिया, यहाँ से मैं तुम्हें बांध कर अपने किंगडम पे लेके जाऊंगी, वहां पर तुम्हें अच्छी तरह से पालूंगी और हर रोज तुम्हें इसी तरीके से सबक सिखाया जाएगा।
ये सुनकर अब शेंग जान काफी घबराने लगता है। वो जल्दी से जैन मैंग से दिखता है और उससे कहने लगता है, पर तो जैन मैंग आप वहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मेरी मदद कीजिए, ये लोग मुझे किस तरह से परेशान कर रहे हैं, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। इसी टाइम पर जैन मैंग के माइंड के अंदर कुछ अलग चीज चल रही होती है। वो सोचने लगता है, वैसे तो ये लड़की बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसका कल्टिवेशन लेवल 5th लेवल के बराबर ही है, कल्टिवेशन का 5th स्टेज मेरे सामने कुछ ज्यादा नहीं है, मैं आसानी से इसे हरा सकता हूँ। लेकिन इसके पास में जो ग्रेविटी मैनिपुलेशन टेक्निक है वो तो काफी ज्यादा शानदार है। मुझे यहाँ पर शेंग जेन के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लड़की उससे ज्यादा काबिल है। मुझे किसी तरीके से इसे अपने साथ में शामिल करना होगा। और इसके अलावा इसके पास में एक नौकर भी है जो कि इससे बहुत ज्यादा ताकतवर है, यानी इसका मतलब ये किसी शाही फैमिली से बिलोंग करती है, इसका बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है, ये चीज भी मेरे बहुत काम आ जाएगी। ये सोचकर वो इस लड़की से बोलने लगता है, शायद से जब की गलतफहमी हो चुकी है, आपने इस मोस्टर को मारा है तो इस सारी सीरीज के ऊपर आपका अधिकार होना चाहिए, हम इस चीज को मान लेते हैं, लेकिन इस बात को मनवाने के लिए आपको वायलेंस का यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथी कल्टिवेटर शेंग जन को छोड़ दें, वो थोड़ा सा बेवकूफ है, यहाँ पर उससे एक गलती हो गई तो प्लीज उसे माफ कर दीजिए, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हम बैठ की बात कर लेंगे। लड़की बोलती है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, इसने मेरी इंसल्ट की है तो मैं इसे ऐसे जाने नहीं दूंगी, अब तो ये मेरे साथ में मेरे किंगडम में ही जाएगा, इसको तो आप भूल जाओ। और रही बात बैठ के बात करने की, तो मुझे आपके साथ में बैठ के बात करने में भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लड़की का इस तरीके से मुंह पर जानमैन को मना कर देना जानमैन को बिल्कुल नहीं आता। वो तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेता है, उस लड़की की तरफ करके इसे कहने लगता है, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमने मेरा ईगो हिला दिया है, इससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूं, मेरे साथी के लीडर को छोड़ दो। जानमैन की बात सुनकर पहले कुछ सेकंड तो ये लड़की ज्यादा घबरा जाती है, उसके चेहरे की एक्सप्रेशन बदलती भी नहीं है, तभी एकदम से ये बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के मारे जो चिल्लाना शुरू कर देती है। ये चिल्लाते हुए एक बंदे वर्सेस जोयान को यहाँ बुलाने की कोशिश कर रही है और इसके चिल्लाने के साथ में किसी के यहाँ पर आने की आहट फील होती है और साथ में जानमैन के चेहरे के ऊपर कवचा डब्बे दिखाई देने लगता है। वो सोचने लगता है, ये किस तरह की आहट है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कोई गलती कर दी है। तो पीछे की साइड से एक आवाज आती है, किसकी हिम्मत हुई उसे परेशान करने की। इसी आवाज के साथ में कुछ बड़े बड़े चमगादड़ इसके पहुंच जाता है, जिसके ऊपर कुछ बंदे बैठे हुए हैं। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।